मैं अभी अभी नाश्ता करके छत पर आया और कुदरत के हसीन मंजर को अपनी आंखों में जज्ब करने लगा। पूरा गांव हल्की हल्की धुंध से ढका हुआ था। अभी भी सावन की हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। खेतों के दरमियान से गुजरती हुई नहर का पानी सूरज की रोशनी पड़ने पर हीरे की तरह चमक रहा था। मुझसे रहा ना गया और बेइख्तियार मेरे कदम नहर की जानिब उठने लगे। मैं सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए नहर की जानिब रवां दवा हो गया। कुछ ही देर बाद मैं नहर के किनारे मौजूद था। दूर ही नहर के किनारे मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वो कोई मेरी तरह ही उस मौसम को एंजॉय करने आया होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसकी तरफ चल दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो तो मेरा अपना दोस्त आफताब था। उसको देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। आज वो मुझे तकरीबन 1 हफ्ते बाद नजर आया था। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो बहुत गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और बहुत ही धीमे अंदाज में नहर के किनारे छोटे छोटे पड़े हुए पत्थरों को नहर के पानी में फेंक रहा था। क्या हो रहा है जनाब? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो तो एकदम घबरा सा गया। खौफ के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया। अरे साइम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं काफी देर से तुम्हारे पीछे खड़ा था, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैंने उसके साथ बैठते हुए कहा तो वो धीरे से मुस्कुराया। काफी दिन हो गए, तुम्हारी सूरत नहीं देखी। कहाँ गुम रहते हो आजकल? मैंने कहा जाना है यार। आफताब का लहजा बहुत ही बदला बदला सा था। पहले की तरह ना ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ना शरारत। आंखों में अजीब सी अफसुर्दगी की झलक नुमाया थी। तब मैंने पूछा, क्या बात है आफताब, तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो? खैर तो है? नहीं यार, कोई बात नहीं, वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा और लहजा बता रहा है कि कोई ऐसी बात है जो तुम जाहिर नहीं करना चाहते हो। नहीं यार साइम, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब की बार वो नजरें चुराने लगा। आफताब यार, बात शेयर करने से दिल का बोझ कम हो जाता है। हम तो कोई बात नहीं छुपाते एक दूसरे से। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाता हूँ। फिर मेरे इसरार पर वो असल बात बताने पर मजबूर हो गया। यार साइम, तुम जानते हो कि मैं रात को ऑफिस से लेट घर आता हूँ। एक रात दफ्तर में काम ज्यादा था तो देर हो गई। रात को मैं अपनी कार में घर आ रहा था कि वीरान रास्ते में मुझे चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो तो एक नौजवान लड़की है। उसने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। उसने हाथ के इशारे से मुझे गाड़ी रोकने को कहा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि नौजवान लड़की का आधी रात को इस वीराने में क्या काम है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में लोगों ने कहानियां बना रखी हैं कि इस रास्ते में खौफनाक चुड़ैलों का बसेरा है। ये सोचकर तो मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। पर आजकल के जमाने में चुड़ैलों और भूतों का वजूद नहीं है। ये तो जाहिल लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, वो भी झूठी। कहीं ये मजबूर लड़की ना हो, ये सोचकर मैंने गाड़ी रोक दी। साहब, थोड़ी दूर मेरा घर है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो गाड़ी के शीशे से झांकते हुए बोली। उसके चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें बेइंतहा खूबसूरत थीं। बिल्कुल एक नशा था उसकी आंखों में। झील जैसी नीली गहरी आंखों में मैं तो खो सा गया। दुनिया और जहां से बेखबर मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें नकाब में ऐसे दिखाई दे रही थीं जैसे 14वीं का चांद स्याह बादलों से झांक रहा हो। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है साहब? वो दोबारा बोली। ओ हाँ, क्यों नहीं, मैं चौंकते हुए बोला तो वो गाड़ी में बैठ गई। कहाँ जाना है आपको? मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। बस थोड़ी दूर जाना है, मैंने जहाँ उतरना हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। वो आहिस्ता से बोली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रही थी? आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। इस तरह अकेली लड़की को इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बोली, हम खाना बदोश लोग हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ हमारा ठिकाना होता है। पेट की आग को मिटाने के लिए घर से बाहर जाती हूँ। यहाँ पास ही एक घर में काम करती हूँ, इसलिए रात को आने में देर हो जाती है। दूर से आपकी गाड़ी की लाइट्स देखी तो आपसे लिफ्ट मांग ली।
उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। कुछ लम्हे ऐसे ही खामोशी से गुजर गए। मैं चुपके चुपके गाड़ी के शीशे में उसकी नशीली आंखों को देख रहा था। बस जी, यहाँ रोक दें, वो खामोशी को तोड़ते हुए बोली। मैंने गाड़ी रोक दी। बहुत शुक्रिया आपका साहब, वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर गई और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं रास्ते में उसके बारे में ही सोचता रहा। उसकी नशीली आंखों ने ऐसा सहर मुझ पर कर दिया था कि उसका चेहरा देखने के लिए मेरा दिल बेकरार सा हो गया। दूसरे दिन वो फिर उसी जगह खड़ी थी। मैंने उसके कहे बगैर ही गाड़ी रोक दी। वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं? मैंने शीशे में उसे देखते हुए कहा। जी, क्या बताएं? वो जल्दी से बोली, जैसे वो मेरे बोलने का पहले से इंतजार कर रही हो। क्या तुमने कभी इस रास्ते में चुड़ैल या जिन भूत देखे हैं? क्या? मेरी बात सुनकर वो कहका लगाकर हंसने लगी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। आप हंस क्यों रही हैं? मैंने पूछा। आप जैसे पढ़े लिखे शख्स के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसी तो आएगी ना। बहरहाल मैंने कभी भी कुछ नहीं देखा है। वो इतना कहकर खामोश हो गई तो मुझे अपने सवाल पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? फिर मैंने दोबारा पूछा। शीरी। वो बहुत मुख्तसर सा बोली। बहुत अच्छा नाम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ये रोज का मामूल बन गया था। वो रोज रात को रास्ते में मेरा इंतजार कर रही होती और मैं उसे उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ देता था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बॉस से छुट्टी लेकर शाम को ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे शीरी का ख्याल आया कि कहीं रात को वो फिर मेरा इंतजार ही ना करती रहे। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए या नहीं, ऐसी ही सोचें सोचते हुए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी उस रास्ते में जिसमें मुझे शीरी मिलती थी थोड़ी दूर गया था कि मुझे उस रास्ते में शीरी किसी लड़के के साथ गुजरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब भी निकाब ही था। वो उस लड़के की बाहों में बाहें डाले आगे बढ़ रही थी। उस वक्त मुझे शीरी पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे उसके इस अमल से तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी रोक दी और उन पर नजरें गाड़ दी। उन दोनों का रुख एक पहाड़ की तरफ था। कुछ ही देर में वो पहाड़ के पीछे चले गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पहाड़ के पास जाकर रोक दी। अचानक ही मुझे शीरी के कहकहों की आवाज सुनाई दी। मैं गुस्से के आलम में गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बाहर आ गया। अचानक ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो चौंक गया। रात बारिश की वजह से जमीन गीली थी, जिसकी वजह से वहां पांव के निशान नुमाया नजर आ रहे थे। कदमों के निशान मुझे कश्मकश में डाल रहे थे। 2 पांव के निशान तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 2 पांव के निशान उल्टे दिखाई दे रहे थे। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे का एहसास दिला रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे हकीकत जानना ही होगी। ये सोचकर मैंने कदम पहाड़ की तरफ बढ़ा दिए। मैं छुपकर जा रहा था और फिर मेरी आंखों ने एक हैरानकुन मंजर देखा। शीरी उस लड़के के बहुत करीब बैठी हुई थी। जाने मन, कितना इंतजार कराओगी? अब अपने चेहरे पर से नकाब तो हटा दो ना। वो लड़का मोहब्बत भरी लहजे में बोला। मुझे देखने के बाद तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे, शीरी सुरीली आवाज में गूंजी। तुम नकाब तो उतार दो, वो मुस्कुराते हुए बोला। शीरी ने अपना हाथ बढ़ाकर नकाब उतार दिया। उसके नकाब उतारते ही उस लड़के की एक चीख गूंज उठी और मैं भी अपनी जगह दहल सा गया। खौफ की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगा। शीरी का आंखों से नीचे का तमाम चेहरा काले स्याह बालों से भरा हुआ था। सुर्ख होंठों से 2 दांत बाहर निकले हुए थे। वो लड़का खौफ से कांप रहा था और फिर मेरे देखते ही देखते शीरी ने अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। लड़का तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और फिर शीरी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और फिर वो अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों से उस लड़के के गोश्त को उखाड़ उखाड़ कर खाने लगी। मैं तो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ गाड़ी तक आया और फिर मैं कैसे घर पहुंचा ये मैं ही जानता था। उस दिन के बाद मैंने रात को देर से आना छोड़ दिया। मैं शाम को ही लौट आता था। एक शाम शीरी को वहां खड़े पाया। शायद वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी उसके ऊपर से गुजारना चाही।
मेरी गाड़ी उसको कुचलने ही वाली थी कि वो एक खौफनाक परिंदा बनकर उड़ गई। मैं तो खौफ से कांप गया, लेकिन मैंने फिर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अचानक ही वो मेरी गाड़ी की छत पर बैठ गई। आफताब, तुमने मेरे साथ दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। उसकी खौफनाक आवाज मुझे सुनाई दी और फिर वो उड़ते हुए पहाड़ के पीछे गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से आना ही छोड़ दिया है। अपने ऊपर बीती दास्तान सुनाकर आफताब तो खामोश हो गया और मैं गहरी और तजस्सुस भरी नजरों से उसे देखने लगा। यार साइम, मुझे बहुत डर लग रहा है, आफताब खौफजदा लहजे में बोला। आफताब, मेरे ख्याल में तुम्हें किसी बुजुर्ग से राब्ता करना चाहिए, मैंने उसे देखते हुए कहा। पर यार, जब से मैंने रास्ता चेंज किया है वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती। आफताब नहर में पत्थर फेंकते हुए बोला। तुम आइंदा भी उस रास्ते से नहीं आना, मैंने उसे हदायत करते हुए कहा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। अच्छा चलो, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, आफताब ने उठते हुए कहा। चलो भाई, मैंने भी कंधा उचकाकर कहा। घर आने के बाद भी मेरा दिमाग आफताब की सुनाई हुई दास्तान में उलझा हुआ था। क्या अभी भी जिन भूत होते हैं? मुझे आफताब की बहुत फिक्र हो रही थी और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस वीरान रास्ते से आफताब की कटी हुई लाश मिली। अपने दोस्त को खोकर मैं बहुत गमगीन हो गया था। बार बार उसकी बातें, उसकी शरारतें मुझे याद आ रही थी। गांव वाले तो बहुत ही परेशान थे। गांव के काफी लोग उस वीराने में चुड़ैल को देख चुके थे। सबका यही ख्याल था कि आफताब को उसी चुड़ैल ने कत्ल किया है। और फिर मैंने आफताब की सुनाई हुई दास्तान जब सब लोगों को सुनाई तो वो तो बहुत खौफजदा हो गए। उस दिन के बाद उस नकाबपोश लड़की को अक्सर उस वीराने में देखा जाने लगा, बल्कि आधी रात को गांव के करीब भी उसको भटकते हुए देखा गया। गांव के लोग उसकी वजह से बहुत परेशान थे। किस्सा मुख्तसर ये कि फिर गांव वालों ने एक आमिल बाबा को बुलाया, जिसने रात को चिल्ला करके उस चुड़ैल को खत्म किया। जिस दिन आमिल बाबा ने चिल्ला किया था, उस दिन उस चुड़ैल की बहुत खौफनाक और दिल को हिला देने वाली चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थीं। फिर उस दिन के बाद नकाबपोश लड़की को उस वीराने में कभी नहीं देखा गया और ना ही वो गांव के आसपास भटकती हुई दिखाई दी।